हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 7 की जो है आपका बात कर रहे थे। और चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत आपको पता है हास्याकरण की समझ को हम लोग देख रहे थे। देखिए, चैप्टर मैं आपका लगभग इसमें कंप्लीट करा चुका हूँ, थोड़ा सा पोर्शन इसमें बचा हुआ है। उस पोर्शन को आज हम लोग देख लेंगे। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि हास्याकरण क्या है। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ हास्याकरण क्या है। जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया है कि सामाजिक रूप से हास्य के होने का क्या मतलब है, इसे मैंने समझाया है। दूसरा, आप इसी में देख सकते हैं बच्चों कि आदिवासी लोग कौन हैं। इन आदिवासी लोगों को मैंने आपको समझाया था कि कैसे उनका जनजीवन है, कैसे वो लोग रहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा हाशिए के विषय में बता देता हूँ। देखिए, हाशिए को थोड़ा सा देख लीजिए। जिस तरह से हम लोग कॉपी का पन्ना लिखते हैं और उसमें ये कुछ जगह जो है खाली बच जाती है, इसी को बोलते हैं हाशिया। हाशिया का मतलब है, अगर हम लोग इसको समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, किसके परिप्रेक्ष्य में देखें हम लोग, अपने समाज में, तो समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारे समाज से हाशिए पर आ गए हैं। भाई, हमारे यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो बहु संस्कृति है, बहु धर्म को मानने वाले लोग हैं। हर व्यक्ति की अलग संस्कृति है, अलग उसका अपना कल्चर है, उसका रहन सहन, खान पीन, बोली, तीज त्योहार मनाने के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर है। तो ऐसे में हम लोगों ने बात की थी किनकी, जो आदिवासी लोग हैं। किनकी बात की थी, आदिवासी की। और हमने ये नहीं कहा कि सारे आदिवासी के तौर तरीके जो हैं उनका सामाजिक जीवन एक समान है, नहीं। आदिवासी में भी बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के आदिवासी हैं, ठीक। और हमने उनको भी देखा कि कैसे वो समय के साथ समाज की मूलभूत विचारधारा से अलग हो गए। और अलग हो गए मतलब किस तरह से समाज से कोने पर आकर हमने उनको खड़ा कर दिया, उसी को हमने कहा, क्या कहा, हास्याकरण की समझ। तो हम ऐसे वर्ग समूह को देख रहे हैं जो हमारे समाज की मूलभूत विचारधारा से आपके बिछड़ गए हैं या हमसे दूर चले गए। हम उनको क्या कहा दिया, हमने हास्याकरण कह दिया। तो हमने इसको समझा। अब देखिए, आदिवासी समूह में भी हमने देखा कि भारत में 500 से भी ज्यादा कैसे हैं, आदिवासी समूह हैं। कितना है, 500 से भी ज्यादा कैसे हैं, आदिवासी समूह हैं, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आप लोग देखोगे कि भारत में आदिवासी लोग समूह रहते हैं। जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, क्लियर है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बहुत जगह ऐसी जगह हैं। जहां पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि यहाँ लोग क्या हैं, इन राज्यों में आदिवासी लोग बहुत बड़ी संख्या में निवास करते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें अकेले एक उड़ीसा राज्य, तो वहां के 60% जो लोग हैं वो आपको दिखाई देगा। वो कौन है, अकेले अकेले बच्चों, यही आपको दिखाई देंगे कि जनजाति है, संख्या है उड़ीसा की, ठीक है। ये जो आपके ट्राइबल लोग हैं, अब सबका अलग अलग तरीका है रहने का, सहने का, ये आप पढ़ चुके हैं। आदिवासी क्या होते हैं इनके विषय में भी आप लोग जान चुके हैं, ठीक। अब आदिवासी और प्रचलित छवि कि हमारे देश में हम आदिवासी को किस तरह की छवि के रूप में आज तक हमको दिखाया गया है, ये सबसे बड़ी बात। कैसे दिखाया गया, अगर मान लीजिए कोई कार्यक्रम में आपको मिलते हैं या आपके दिमाग में अगर कोई आपकी इमेज बनती है कि आदिवासी लोग कुछ आपका इस प्रकार के रहे होंगे, तो सबसे पहली इमेज क्या जानती है कि वे रंग बिरंगे आपके कपड़े पहनते हैं, सिर पर आपका मुकुट लगाते हैं और हमेशा कैसे हैं, जो नाचते गाते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। ये इस तरह की हमने अपनी अवधारणा सी बना रखी है, किसके प्रति,
जो आदिवासी की जो आपका प्रचलित छवि हमारे दिमाग में बनी हुई है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं, आखिरकार ये जो छवि है ये किसने बनाई है? क्या हम उनकी जिंदगी के बारे में हमें सारी सच्चाई को पता है, या फिर एक हम अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं और उसी पर हम लोग बात करते हैं कि जनजातीय जीवन कुछ बाप का इस प्रकार का है, ऐसा है, वैसा है। तो ये हमको थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है ना? और उसको गौर करके हमको देखना भी है कि कैसी स्थिति। अब बात कर रहे हैं आदिवासी और विकास, कि आदिवासी और विकास में क्या चीजें रही हैं, कैसी उनकी परंपरा रही है, क्या उनकी स्थिति को हम लोग पहचान सकते हैं, और कैसा उनका जीवन होगा, और क्या क्या चीजें हम इनको देख सकते हैं, इसमें महसूस कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपको हर तरीके से आपको देखना है, हर तरीके से आपको पहचानना है। इन सब चीजों पर आपको एक एक करके जो है बात करनी है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला देखिए, यह तस्वीर हमको क्या दिखा रही है कि आदिवासी लोगों पर किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत ने भी शासन चलाया है, और कैसे उन पर नियंत्रण रहा है, और कैसे उनके क्षेत्र पर काम कर चुके हैं, और कैसे आज हम बाप का वनों को, जो उनका प्राकृतिक घर है, हम कैसे उसको नष्ट कर रहे हैं, इस विषय में भी आप देख चुके हैं। देखिए, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। मैं बस एक रिवीजन के फॉर्मेट पर आपको चीजें समझा रहा हूँ, ताकि आपको अननोन सा ना लगे चैप्टर, क्योंकि काफी समय के बाद, कुछ दिन के बाद हमारी क्लास शुरू हो रही है, इसलिए। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे ग्रामीण इलाकों में 65% और शहरी इलाकों में 35%, 45 और 35% जो आदिवासी समूह है वो कहाँ रहता है? गरीबी रेखा से। और यही वो लोग हैं जो बेचारा अपनी, जब इनकी जो घर की जो इनकी भूमि थी वो छूट गई, तो ये क्या हो गए? आपके मजदूर हो गए। कैसे मजदूर हैं ये भूमिहीन मजदूर हैं। ये शहरों में, गांव में ये नौकरियां करते हैं, झाड़ी मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में वेतन करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। और जो इनका विस्थापन है बहुत दर्दनाक रहा है। अगर आप इनको पढ़ो, इनकी चीजों को पढ़ो, अल्पसंख्यक और हास्यकरण को हमने पढ़ा कि अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, अल्पसंख्यक बेसिकली है क्या, गौर करके हमने जो है इन सारी चीजों को इसमें कि आखिर में है क्या अल्पसंख्यक। तो मैंने आपको बताया था अल्पसंख्यक का सीधा सा मतलब है किसी वर्ग विशेष की तुलना में दूसरे की संख्या, वर्ग की संख्या कम होना ही अल्पसंख्यक है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझ सकते हो, आपकी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, 100 में से अगर 10 लड़कियां हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो कैसी हैं? अल्पसंख्यक हैं। अल्प का मतलब होता है कम, संख्या का मतलब होता है नंबर से। तो हम किसी समाज या समूह में इसका हम लोग आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे, इतनी चीजों को आप लोग देखेंगे एक एक करके, तो आपको और बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें से साफ और स्पष्ट रूप से हो जाएंगी। एक एक आपको सारी चीजें जो है आपको पता चलेगी, और आप इनको देख सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं। क्लियर है? ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इतना आपने देख लिया था। अब थोड़ा सा हम लोग जो है जहां से हमारा चैप्टर आपका छूटा हुआ था उस पर हम लोग आपका बात कर लेते हैं। ठीक है ना? देख लीजिए, इसको हम लोग आपका देखते हैं, और अंतिम रूप में है बस आपका चैप्टर का, समझ लीजिए। इसमें देखिए, इसमें मैं आपको सारा पढ़ा चुका हूं। मेनली जो आज हमको देखना है वो थोड़ा सा यहां से हमको देखना है चैप्टर में। ठीक, और चैप्टर का हम लोग मेन समझेंगे मुसलमान और हाशियाकरण। देखिए, एक समाज है हमारे यहाँ, एक वर्ग रहता है जिसको हम मुस्लिम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है, यानी कि
अगर आप टोटल देश की पॉपुलेशन देखो तो 100 में से 14.2% कौन है? ये आपका मुस्लिम आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि वे दूसरे समुदायों के मुकाबले सामाजिक आर्थिक रूप से उतने लाभ नहीं है। यानी कि जिस तरह से और जो समाज है, जिस तरह से आर्थिक और सशक्त रूप से विकसित है, ये उतने विकसित नहीं है। ठीक, विभिन्न स्रोत से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता और सरकारी नौकरी के हिसाब में मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दिए गए 3 सारणी को पढ़कर बताइए कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। एक सारणी दी गई है जिसको हमको देखकर बताना है कि कैसी उनकी स्थिति रही है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, ये दिखाई दे रही है। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपका बेसिक सुविधाओं की जो कहानी है, ये 2008-9 का एक डाटा हमको मिला है, इसको देखना है। तो ये धार्मिक आधार पर आपका विभाजन है समूह का। अब देखिए, बात करते हैं हिंदुओं की। तो हिंदुओं को हमने देखा कि पक्के घर के मामले में 65.4 लोग ऐसे हैं जिनके पास हिंदुओं में आपका पक्का मकान है। बिजली कितनों के पास है? 75.2। और नल का पानी कितना है? 43.7 लोगों के पास। आंकड़ा है 2008-9 का। अब वर्तमान स्थिति बहुत बदली हुई है। ये आपका जो नंबर है ये लगभग 85 से अबव है, और ये वाला जो आपका नंबर्स है ये आपका लगभग 96 के अराउंड ऑफ है, 95-96 में बिजली वाला। और पानी की सुविधा में लगभग ये आपका 89 के लगभग है। ठीक है, अब यहीं अगर मुस्लिम को देखें तो कितना है? 63, यानी कि अच्छा रेट है। बिजली में भी देख लीजिए, पानी में भी देख लीजिए, ईसाई को देख लीजिए और सिख को देख लीजिए। तो आपको कहीं ना कहीं ये 2 कम्युनिटी ऐसी दिखाई देंगी जो आप ये इनसे अच्छी हैं या औरों से भी अच्छी। किस मामले में? पक्के घर की सुविधा में, बिजली की सुविधा में, पानी की सुविधा में भी, यानी कि फैसिलिटी के तौर पर ये ज्यादा अच्छी है। ठीक, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, भारत सरकार का ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कहीं से उठा रहे हैं, नहीं, एक रिसर्च है ऑथेंटिक, जिसके बेस पर हम लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। अगला देख लीजिए, थोड़ा हम साक्षरता के विषय में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, दूसरा जो हम साक्षरता देख रहे हैं 2 नंबर पे, साक्षरता दर 2011 के मुताबिक अगर हम लोग देखें, अब आप इसमें देख सकते हैं कि कैसी स्थिति जो है वह आपकी बनी हुई है। आप इसको देख लीजिए और फेस कीजिए कि कैसे कुल टोटल जो नंबर है वो आपका 74 है। ठीक है, साक्षरता यानी कि जो हमारी कुल मिलाकर जो लिटरेसी हो कितना है? 74% है। अगर हम इसको कैटेगराइज करें अलग अलग तो हिंदू कितना मिलेगा? 63% आपके पढ़े लिखे मिलेंगे। 57 कौन है? मुस्लिम जो आपकी पॉपुलेशन है। ईसाई जो आपके क्रिश्चियन है, देखिए कितना है? 74। सिख कितना मिलेगा? 76। बौद्ध कितने मिलेंगे? 71। और जैनिज्म 86। ठीक है, ये आपको दिखाई देंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो आप इनका लिटरेसी रेट भी जो है आप इनका देख सकते हैं। तो देख लिया आप लोगों ने। अब ये सबसे बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भारत में सबसे बड़ा कहते हैं कि रिजर्वेशन के मामले में भी जो आपका सबसे ज्यादा पारदर्शिता वाली जो आपकी चीज है, जो कुछ आपकी दिखाती है, ये आपको देख लेना चाहिए बहुत स्पष्टता से। ठीक, कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत, आबादी है 13.5%, अब तो 14 है ऐसे मान लीजिए। और भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS यानी कि 3% हिस्सा है।
भारतीय पुलिस सेवा में 4%, विदेशी सेवा में 1.8%, और केंद्रीय सार्वजनिक इकाई यानी कि जो आपके पीएसयू होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, 3.3%, राज्य स्तर में जो आपके पीसीयू हैं 10.8%, बैंकिंग एवं रिजर्व बैंक में 2.8%। तो इतनी आबादी कैसी है आपकी, वर्किंग है। आप इसको देख सकते हो, यानी कि अच्छी खासी है, ऐसा बुरा भी तो नहीं है जितनी पॉपुलेशन में देखा जाए तो। ठीक, आइए और इसमें से जो बहुत सारी चीजें हैं उनको थोड़ा सा एक एक करके गौर करके देखें। अब क्या कह रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों में आपके पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का जायजा किया। रिपोर्ट में के अनुसार हाशियाकरण का विस्तार का अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमान की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य समुदाय से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों में सामाजिक, धार्मिक समुदाय के मुकाबले औसतन काफी साल तक कम ही स्कूल जा पाता है, यानी कि एजुकेशन जो रेट है वो काफी कैसा है, इनमें कम है। मुसलमानों की आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं, यानी कि जो उनकी इकोनॉमिकल और सोशल जो आपके पिछड़े हुए हैं उसके उन्होंने बहुत सारे पहलू यानी कि कारण बताए हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमान में भी कई तरह के रीति रिवाज, व्यवहार, मुख्य धारा मुकाबले काफी अलग हैं। ये सब नहीं है, लेकिन सब मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैस टोपी का चलन दिखाई देता है। और बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नजर से भी देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम सब बाकी लोग जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच के साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव की भावना बन जाती है। कक्षा 7 में हमने पढ़ा है कि किसी तरह अंसारी के परिवार को किराए के मकान ढूंढने में कितनी मुश्किल आ रही थी। ठीक, मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में रहते आए हैं वहां से निकालने लगे हैं, जिनके कारण उनका क्या है, घोटाइजेशन होने लगता है। कभी कभी यह है आपका जो आपका पूर्वाग्रह घृणा को भी जन्म देती है। देखिए, आपके पूर्वाग्रह का सिंपल सा मतलब है हम किसी के प्रति, किसी समाज, वर्ग, समूह, व्यक्ति के प्रति पहले से ही अपनी सोच बनाकर बैठ जाएं, उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। ठीक, अब ऐसी एक स्थिति को देख लीजिए कि मुस्लिम महिला भारत में भारतीय महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही। कह रहे कि जब महिला आंदोलन हुआ है तो ऐसी बात नहीं कि भारतीय जो आपके मुस्लिम महिलाओं कोई आपकी भूमिका नहीं निभाई, नहीं, बहुत बड़ी भूमिका के रोल में भी रही है। ठीक है, ये आपको देखना है। आगे देखिए, इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हम देखा है कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। किसके बीच? जो आपका सामाजिक और आर्थिक है उनके बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में हम पिछले अपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में पढ़ा है। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थितियों के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभव से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने की कई तरह की रणनीति, संसाधन एवं सुरक्षा की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकार को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा हम सभी बराबर जिम्मेदारी बनती है। अब देखिए, जितनी चीजें हैं, चाहे रणनीति हो, समाज के लिए कुछ काम किया जा रहा हो, या फिर किस तरह से कोई आपका जटिल रूप से हाशियाकरण पर आपका चला गया हो,
तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनको बराबरी की स्थिति में खड़ा करें। ठीक, अब देखिए, इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छांट देती है, और ना ही समानता के प्रति जो आपका राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ क्या प्रतिबद्धता है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस चीज को कहा गया है कि समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ रहेगा? तो ये हमको ध्यान देना है मेनली। अब बस चैप्टर का जो मेन है आपका निष्कर्ष पर हम लोग आपका देख रहे हैं, और लास्ट में हम लोग आपका सच्चा समिति की जो रिपोर्ट में कुछ अन्य चीजें हैं उनको भी हम लोग आपका देख लेंगे। इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब है। बिल्कुल, हमने ये कोशिश करी है कि आप किसी को कहते हैं कि कोई समुदाय हाशिए पर है, तो सिंपल सा उसका मीनिंग क्या है कि कोई समुदाय कैसे आपके हाशिए पर गया है, क्या उसका मीनिंग है। इस मीनिंग को हम लोग ने जानने का जो है आपका प्रयास किया है। यही तो हमारी कोशिश रही है भाई। क्लियर है कि आखिरकार में कोई समुदाय कहाँ किस तरह से हाशिए पर था। ठीक, और साथ ही में हमने क्या किया है कि विभिन्न समुदाय के अनुभव के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है कि इन समुदाय के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं, कि अनुभव को भी साझा किया है और कैसे अलग अलग रह रहे हैं उसको जानने का प्रयास किया है। प्रत्येक समुदाय को अलग अलग तरह से महसूस करता है कि हमने यह भी देखा है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता का एहसास से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? आपका अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता का जो एहसास है इससे आपका जुड़ा हुआ है। तो यानी कि एक कारण नहीं है जो आपके हाशियाकरण पर, जो हमारे सामाजिक समूह जो आपका बिछड़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उसके बहुत सारे निम्न कारण हैं। और देखिए, पहले भी सरकार कहती आई है जब तक सामाजिक समूहों की भागीदारी नहीं होगी हम किसी भी चीज को इस तरह से उसका समाधान जो है व्यापक रूप में आपका नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये देखना है। हमारे देश में कई तरह के हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। कह रहे जो आपका दलित लोग हैं, यानी कि जो ये भी वही व्यक्ति हैं जो आपके समाज की मूलभूत धारा से आपके पिछड़ गए हैं। इस समुदाय के बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ोगे। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत पर ना पैदा होती है, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधन तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। अब ऐसे नहीं कि अगर आप लोग पिछड़ गए हैं तो आपकी सामाजिक स्थिति खराब होगी, नहीं। आपकी शैक्षणिक और साथ में जिस तरह का आपको संसाधनों पर, रिसोर्सेस पर आपकी पहुंच होनी चाहिए थी, वो भी आपको नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदल जाता है, और कोई भी हमेशा एक ही तरह के हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाई के कारण उदाहरणों को ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि इन दोनों समुदाय के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी संस्कृति विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकार, विकास और अन्य अवसरों के बराबर हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि विभिन्न समूहों और हाशियाकरण का विकास किस तरह से किया गया है। ठीक, इन सभी को हम लोग देखेंगे। अब देखिए, सच्चर रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर किया है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसे में ही भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है केवल 4%, कितना? केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसे जाते हैं, जिसमें से 66% बच्चे जो हैं, 66% बच्चे सरकारी स्कूल और 30% बच्चे आपके निजी स्कूल जाते हैं। तो आप इस नंबर्स को भी पढ़ सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है। बहुत अलग जो चीजें हैं, जो विचारधारा हैं, आप उनको देख रहे हैं। चैप्टर को आपने पूरा पढ़ लिया, सच्चर समिति के रिपोर्ट को आपने पढ़ लिया। ठीक, अब देखिए, इसमें कुछ चीज दी गई थी आपकी सच्चर समिति में
तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 25% स्कूल या कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके किसी भी सामाजिक समुदाय के मुकाबले में बहुत बड़ी संख्या है। यानी कि सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं का है अगर आप इस स्कूल ड्रॉपिंग को देखोगे। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए? बताइए। तो ये था पूरा हास्याकरण। अल्पसंख्यक की स्थिति को मैं आपको पूरा बता चुका हूं, पूरा समझा चुका हूं। एक एक करके हमने जितनी भी स्थिति थी हमने सारी इसको देख लिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। जो सारी चीज थी इसमें वो मैंने आपको एक एक करके जो है वो आपको मैंने बता दी। ठीक, अब ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसमें कोई डाउट हुआ आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे का कोई भी अगर डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं छोटा सा, आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। ठीक, और आपको बताना है। प्रश्न बहुत सरल है। हास्यकरण क्या है? हास्यकरण क्या है? क्या पढ़ा हमने हास्यकरण के बारे में? बताइए आप मुझे बच्चों। तो क्या है? समाज में पिछड़े और वंचित समूह और राजनीतिक अवसरों से इसे राजनीतिक अवसरों से अलग थलग पड़ जाना, अलग थलग पड़ जाना हास्यकरण कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? हास्यकरण कहलाता है। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे और इसको देख लेंगे। हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो हास्यकरण को अगर आपको सिंपल लिखना है, समाज में पिछड़े और वंचित समूह और राजनीतिक अवसरों से अलग थलग पड़ जाना ही क्या है? आपका हास्यकरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और कुछ भी अगर चीज है चैप्टर में, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपका कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपका कोई डाउट नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।